दोस्तों, जब भी हमें सैटेलाइट्सों को अंतरिक्ष में भेजना होता है तो हमें रॉकेट की ही याद आती है। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार की चीज़ अगले महीने में होने वाली है। दरअसल दोस्तों, अक्टूबर 2022 में हम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वितीय प्रमोचन मंच से GSLV Mark 3 रॉकेट के जरिए वनवेव सैटेलाइट्सों को अंतरिक्ष में अंतर्क्षेपित करेंगे। तो इसी वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि उसी सैटेलाइट्सों का इंटीग्रेशन या संयोजन हमारे रॉकेट के साथ कैसे होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको भी समझ में आए इस संयोजन के बारे में। इस संयोजन को इतना देर क्यों लगता है, इसमें भी आप समझ जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों देखिए, संयोजन या इंटीग्रेशन, रॉकेट का इंटीग्रेशन काफ़ी आप कह सकते हो गंभीर प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में आपको हज़ारों पैरामीटर्स को देखते हुए परखना होता है, उसको देखकर एक्यूरेट लगाना होता है, या आप कह सकते हैं एक्यूरेट कनेक्शंस करवाने होते हैं। अगर एक भी कनेक्शन उल्टा सीधा आप कह सकते हो गलत लग जाए तो पूरा मिशन फेल हो जाता है। इसीलिए इंटीग्रेशन काफ़ी गंभीर होता है रॉकेट का। पहली बात तो अगर आपको GSLV को इंटीग्रेट करना होगा तो आपको वो S200 बूस्टर्स लगेंगे। S200 बूस्टर्स यानी कि S यानी कि ये सॉलिड चरण वाले बूस्टर्स हैं। इसमें सॉलिड या ठोस ईंधन होता है जिसको हम HTP यानी कि हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन कहते हैं। ये 200 टन तक का इसमें जो ईंधन का भरा होता है वो होता है, इसीलिए इसका नाम S200 रखा जाता है। बीच में L110 स्टेज होता है। L110 स्टेज यानी कि L110, L यानी कि लिक्विड, 110 यानी कि 110 यानी कि 110 तक का इसका आप कह सकते हो लिक्विड स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है, यानी कि ईंधन इसमें 110 टन होता है। इसमें लगभग 200 टन, इसमें 110 टन। और ऊपर का जो होता है वो हमारा क्रायोजेनिक चरण होता है, जिसमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को माइनस टेम्परेचर्स पर संचालित करते हैं। उसके साथ ही साथ अंतरिक्ष में जाकर इसको हम इग्नाइट भी कर देते हैं। तो ये क्रायोजेनिक अपर स्टेज होता है, जो आप कह सकते हो CUS नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ ये CE आप कह सकते हो 2025 इस पर हम इस्तेमाल करते हैं इंजन। तो इन सारी गतिविधियों को देखते हुए इसमें कई सारे इंटीग्रेशंस होते हैं, यानी कि हमारे क्रायोजेनिक इंजन को टेस्ट करना, हमारे इस L110 स्टेज को आप कह सकते हो इग्नाइट करके चेक करना कि वाकई में ये आप कह सकते हो इतना थ्रस्ट उत्पन्न कर पा रहा है कि नहीं। उसके बाद हमारे इस S200 बूस्टर्स को मैन्युफैक्चर के 18 महीने बाद या 24 महीने बाद ही, मतलब उससे पहले ही इस्तेमाल करना। उसके बाद अगर आप इस्तेमाल करोगे तो कोई भी कंपनी या जो मैन्युफैक्चरर है वो गारंटी नहीं देता कि भैया ये ठीक से काम करें। तो इसी चीज़ को देखते हुए इंटीग्रेशन किया जाता है। इंटीग्रेशन के जो पार्ट पुर्जे होते हैं वो कई विभागों से आते हैं, कई दूर दूर से आते हैं। लाइक अगर आप PSLV का देखोगे तो PSLV और GSLV तथा GSLV Mark 2 के भी पार्ट पुर्जे हमारे तिरुवनंतपुरम यानी कि आप कह सकते हो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से आते हैं। जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि LPSC है तिरुवनंतपुरम स्थित, वहाँ से ही आते हैं। IPRC महेंद्रगिरी से भी कुछ पार्ट पुर्जे टेस्ट होते हैं, वहाँ से आते हैं। उसके साथ ही साथ अहमदाबाद यानी कि स्पेस एप्लीकेशंस अहमदाबाद SSC है, वहाँ से कुछ एवियोनिक्स आते हैं। अलग अलग चीज़ों से, मतलब अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें आती हैं, उनको इंटीग्रेट किया जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में। तब जाकर इस यान को पूर्ण निर्धारित समय पर प्रमोचित किया जाता है। तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। उसके साथ ही साथ ये जो आप सैटेलाइट का स्टैक देख रहे हो, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जो वीडियो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी। इस सैटेलाइट्सों को इंटीग्रेट करने के बाद, इसको मतलब इस स्टैक को लगाने के बाद, सैटेलाइटों को डिस्पेंसर के ऊपर रखने के बाद या इंटीग्रेट करने के बाद इनको चार्जिंग दी जाती है। आप चार्ज कर देते हो इस सैटेलाइट्स को, ताकि अंतरिक्ष में जाकर इसके सोलर पैनल्स खुल पाए और तब जाकर आप कह सकते हो ये जो सैटेलाइट है ये काम कर पाए। उसके साथ ही साथ सैटेलाइटों को जब आप चार्जिंग मोड पर रखते हो, चार्जिंग मोड से जब आप शिफ्ट करोगे तो पहली बात तो आपको सारे पावर सोर्स ऑफ रखने होंगे, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। इंटीग्रेशन में आप कह सकते हो साइड में S200 बूस्टर्स होते हैं जो काफ़ी एक्टिव होते हैं तब, यानी कि जब अगर आप इंटीग्रेशन देखते हो तो काफ़ी आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि भैया उस पूरे कैप्सूल को उठाकर रखा जाता है। अभी आपने ऐसा नहीं देखा कि पूरे सैटेलाइटों को उठाकर रखा जाता है, सिर्फ कैप्सूल बनाया जाता है, कैप्सूल को रखा जाता है। वही भैया की साइड में एक्टिव S200 बूस्टर से वहाँ थोड़ी सी भी आप कह सकते हो स्पार्किंग हो जाए ना तो पूरा ये जो स्पेस सेंटर है वही उड़ जाएगा। इसलिए वहाँ काफ़ी आप कह सकते हो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, उसमें आपको हर एक चीज़ परख कर टेस्ट कर इंटीग्रेट करनी होती है। उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा भी शक आए तो इस चीज़ को
पुनः चेक करना होता है आपको, यही आपका काम होता है, क्योंकि हर एक चीज़ वहाँ से टेस्ट होकर ही निकलनी चाहिए। अगर वैसा नहीं होता है और तब जाकर ये चीज़ फेल होती है तो वो वाकई में एक फेलियर होगा पूरे स्पेस सेंटर तथा पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो काफ़ी में एक बुरी बात है। अगर आपने GSLV F10 का लॉन्च देखा होगा तो ऐसे ही आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल घटनाएं होती है, जैसे कि IRNSS 1H सैटेलाइट, EOS-3, EOS-2। EOS-2 तो खैर वो फेल होने ही वाला था क्योंकि पहला मेडन फ्लाइट था। PSLV का भी मेडन फ्लाइट फेल हुआ था। हमारे SLV-3, ASLV, बाद में जो हमारे इसरो के लेटेस्ट रॉकेट है उनके मेडल फ्लाइट फेल ही हुई थी, सिर्फ GSLV Mark 3 को छोड़कर। अगर GSLV Mark 3 के मेडल फ्लाइट में भी अगर हम क्रायोजेनिक स्टेज लगा लेते थे तो वो भी मिशन फेल हो सकता था, चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा थे फेल होने के। एनीवेज, होप सो आपको इस वीडियो में क्रायोजेनिक स्टेज कैसे इंटीग्रेट होती है, हमारे GSLV कैसे इंटीग्रेट होता है, सैटेलाइट कैसे इंटीग्रेट होती है, क्या क्या चीज़ों को परखना होता है, ये समझ में आ चुका होगा। एनीवेज, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।